भारत की एक पूरे विश्व में बढ़ती एक स्वीकार्यता है और एक कॉन्फिडेंस है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस क्या हमारे यहाँ की इंडस्ट्री और हमारे यहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं, बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं, वो पूरी तरह से उसको सपोर्ट कर पाएँगी? उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे अभी एफटीए साइन हुआ यूके के साथ में। यूएस बहुत ट्राई कर रहा है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर खुलवा सके, वो सफल अभी तक नहीं हो पा रहा है। ईयू ने एक शगुफा छोड़ा कि साहब हमने नयारा एनर्जी को बैन कर दिया, तो नयारा एनर्जी ने उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वो सारे के सारे होल्ड पे रख दिए और कहा कि अब एडवांस पैसा दोगे तो तुमको हम रिफाइंड फ्यूल भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। तो ज़रा इन सारी चीज़ों को थोड़ा पर्सपेक्टिव में डालें, हम अभी कहाँ खड़े हैं। सर बहुत सिंपल है। अगर हम ये कहा जाए आज की, सबसे पहले तो सर आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर आपने जो कहा इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल रही हैं पिछले अगर मैं ये कहूँ कि 30 दिन में मैंने करीब 10-15 कॉन्फ्रेंसेस एड्रेस करी हैं और वैरायटी ऑफ स्टेक होल्डर से मैं मिला हूँ। एंटरप्रेन्योर्स हैं, कॉर्पोरेट मैनेजर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इंटरनेशनल ऑडियंस है, पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिटिकल क्लास है, फार्मर्स हैं, फार्मर लीडर्स हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अभी मैं अगले हफ्ते फिर विजयवाड़ा जा रहा हूँ फॉर कॉटन। कहने का मतलब क्या है सर, कि इस समय एक बड़ी अजीब सी स्थिति है भारत में। हम दुनिया की सबसे बड़ी बाजार हैं, अगर मैं कहूँ कि करीब 1.5 बिलियन कंज्यूमर बेस दुनिया का सबसे बड़ा हमारे पास है आज। लेकिन जब हम इंडस्ट्री को देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को देखते हैं, तो वो पिछले 15 साल से उसी एजेंडा पे बैठे हैं जिस पे वो 15 साल पहले कॉन्फ्रेंसेस में डिस्कस किया करते थे। नई चीजें अभी भी डिस्कस नहीं हो रही, नया डेवलपमेंट अभी भी इंडस्ट्री में सीरियसली डिस्कस नहीं हो रहा है, और जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत सुपरफिशियल कर रहे हैं। कुल मिला के कहीं ना कहीं आज भी हम उसी मानसिकता में है कि सरकार कुछ कर देगी। गवर्नमेंट से हम कह रहे हैं आप जीएसटी ठीक कर दो, होना चाहिए, जहां एनोमलीज है वो होना चाहिए। आप हमारे को हेल्प करो, हेल्प करके क्या आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इंडस्ट्री को सरकार कैसे हेल्प कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा आप इन्फ्लेशन कम करके टैरिफ, मतलब जो अपना इंटरेस्ट रेट है, आप उसको कम कर सकते हैं। अब कौन सी टेक्नोलॉजी अपनानी है, कौन सी नहीं अपनानी है, ये सरकार कैसे बताएगी? आपको अपने मैन पावर की ट्रेनिंग करनी है या नहीं करनी है, ये सरकार कैसे बताएगी? आपने उदाहरण दिया यूके एफटीए का, इंडिया यूके एफटीए का, हम इसी को ही बिल्ड करते हैं। मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था कि यूके एफटीए से भारत पे क्या असर पड़ेगा। 2 दिन पहले का मेरा वीडियो है, दर्शक देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत क्लियर कंपैरिजन किया कि प्री एफटीए और पोस्ट एफटीए में कितना टैरिफ फर्क आएगा। मैक्सिमम जो टैरिफ फर्क आएगा सर वो है 18%। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैरिफ था वो 5, 7, 8, 10% के आसपास था। इसका मतलब यह है कि टैरिफ अगर आज यूके एफटीए में हमारा 0 हो गया है तो हमें सिर्फ 8% का बेनिफिट मिला या 10% का बेनिफिट। अगर हम 10% इनएफिशिएंट हैं तो इस टैरिफ का मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो गेन मिला है वो तो मैं वैसे ही वेस्ट कर चुका हूं। तो अब सवाल इस बात का है कि भारत सरकार ने जो एफटीए साइन किया है, अब इसको फायदा कैसे उठाएंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 1-2 सेक्टर्स के एग्जाम्पल दे देता हूं, दैट विल क्लैरिफाई। फार्मास्यूटिकल, और एक चीज और बिफोर आई गो इनटू टेक्निकलिटीज, यूके का जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, वो करीब 750 बिलियन डॉलर के आसपास है पूरी दुनिया से। वो इंपोर्ट करते हैं, ये भी मैंने अपने उस वीडियो में डिटेल दिया है। भारत से मात्र 15 बिलियन है, मतलब वी आर ओनली 1.8% ऑफ यूके इंपोर्ट, वी आर जस्ट नॉट इवन 2%। तो ये सोच के कि हमने एफटीए साइन कर दिया तो वी विल गेन ए मेजर बेनिफिट, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो कंपनियां ऑलरेडी यूके में एक्सपोर्ट कर रही हैं दुनिया के दूसरे देश,
क्या वो पीछे हट जाएंगे? सवाल ये। तो इसलिए हमें बहुत सीरियसली इस अपॉर्चुनिटी को देखना होगा। उदाहरण के लिए फार्मास्यूटिकल हम काफी वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं। काफी का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा नहीं है, 2-4% ही है उनकी टोटल इंपोर्ट का। वहां पे आपको अगर मार्केट एक्सेस लेना है, ड्यूटी कम हो गई, अगर आपको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है, तो जो कंपनियां अभी एक्सपोर्ट नहीं कर रही हैं उनको अपने यहां पे जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, जीएमपी है, उन देशों का काफी स्ट्रिंजेंट है। आपको वो अपग्रेड करनी होंगी फैक्ट्रियां। सेम फैक्ट्री से, सेम डिफेक्टिव सिस्टम से, अनहाइजीनिक कंडीशन से आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। सेम सिचुएशन विद एग्री फूड सेक्टर। यहां पे बहुत बड़ा टैरिफ था उनका, करीब 60-70% था कई प्रोडक्ट्स में, वो उठा के उन्होंने जीरो कर दिया। ये एक बहुत बड़ा गेन है, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए हमें अपने यहाँ पे सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी जो हाइजीन सिस्टम है उसको अपग्रेड करना होगा। पैकेजिंग की क्वालिटी अपग्रेड करनी होगी। जो हम लेबल डिक्लेरेशन करते हैं, शेल्फ लाइफ इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करना होगा। रेसिपीज जो है वो यूके के कंज्यूमर के हिसाब से डिजाइन और डिफाइन करनी होंगी, कंसिडरिंग देयर फूड लॉज। क्या हमारी कंपनियां इसके लिए तैयार हैं? क्या उनके पास मैनेजर्स हैं? क्या उनका इंटरनल सिस्टम ये कर पाता है? 10 कंपनियां, टॉप कंपनियां या मल्टीनेशनल आप छोड़ दो, उसके नीचे जो कंपनियां हैं हमारी एमएसएमईज, क्या वो इसके लिए तैयार हैं? मैं वर्चुअली जिस कंपनी में गया हूं आज तक, कम से कम 700-800 कंपनियों में मैं ट्रेवल किया है, विजिट किया है, बहुत सारे दोस्त हैं, दे कॉल मी फॉर हेल्प। मुझे सब जगह एक वीकनेस ये लगती है कि उनके इंटरनल सिस्टम ही तैयार नहीं है मार्केट अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए। अब इंटरनल सिस्टम क्यों नहीं है? कारण बहुत सिंपल है कि या तो भाई जो चल रहा है वो मोदी साहब संभाल लेंगे, लेकिन मोदी साहब तो दरवाजा खोल सकते हैं ना, प्रोडक्ट थोड़ी बनाएंगे आपके लिए बैठ के। तो ये बात तो हमें समझनी होगी। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन हमें इन हाउस अपने आप को तैयार करना होगा। उसके अलावा टेक्सटाइल हमारे यहां से काफी एक्सपोर्ट होता है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें हमारा काफी बड़ा स्टेक है। लेकिन जिस तरह से वहां पे अब इको लेबलिंग का टाइम आ रहा है, वो क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सारी चीजें इको फ्रेंडली करना चाह रहे हैं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि वहां तो इको लेबलिंग को लेकर सुपरमार्केट्स आर वेरी कॉन्शियस। हमारी तरफ वहां परचून की दुकानें ज्यादा नहीं है, ज्यादातर शॉपिंग सुपरमार्केट्स में होती है। सुपरमार्केट्स के ऊपर कॉर्पोरेट गाइडलाइंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रेशर्स है। वो ये नहीं कह सकते कि चलता है, वो तो अपने रूल से जाएंगे। क्या हमारी कंपनियां उन रूल्स को फॉलो करने को तैयार है? आईटी के अंदर जरूर फायदा है, क्योंकि हमारे यहाँ से वीसा लिबरलाइजेशन हुआ है, तो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या जो बाकी प्रोफेशनल्स हैं उनका वहां बेस बनेगा। मैं तो ये कहूंगा कि जैसे हमने वहां के प्रोफेशनल्स को आने के लिए अलाउ किया, इंक्लूडिंग लॉ फर्म्स, इंडियन लॉयर्स को भी यूके में जाके अपना बेस बनाना चाहिए। वहां पे भी इंडियन कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, वहां के लोगों में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि दे कैन हायर इंडियन प्रोफेशनल्स इवन सिटिंग इन यूके। बहुत सारे लोग गए सक्सेसफुली वहां कर रहे हैं। इसी तरह से इंजीनियरिंग गुड्स में भी सर्टिफिकेशन इश्यूज है, क्वालिटी इश्यूज है। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कुल मिला के कि सरकार ने अपना काम कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना काम कर दिया। क्या हम अब उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने को तैयार हैं? अब ये हमारे ऊपर। तो मेरा तो आपके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, मैं तो उनको एक ही बात कहूंगा कि देखिए दोस्तों, आप लोग स्टडी करिए इस कानून की, बाजार को स्टडी करिए, मैन पावर अपग्रेडेशन करिए। स्किल अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास मैन पावर नहीं होगा, आप वहां के कानूनों के हिसाब से अपने सिस्टम और प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे। तो अगर आपको हेल्प चाहिए, आप अपने दोस्तों से बात करिए, हमसे बात करिए। पॉइंट मतलब ये है कि आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, स्टेटस को से बिजनेस नहीं बढ़ेगा। ये बात तो बहुत क्लियर है। लेकिन ये एफटीए बहुत अच्छा एक माइलस्टोन है, एक मैसेज है इंडियन कम्युनिटी को। बाजार में यूके में अगर हम मार्केट एक्सेस दे सकते हैं, प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं, तो आपके लिए यूरोप इजी बन जाएगा, क्योंकि यूके और यूरोप के बहुत सारे कानून ऑलमोस्ट सिमिलर, बारिंग सम लेवल डिक्लेरेशन और फ्यू अदर क्लेम्स। ज्यादातर कानून, क्योंकि पहले यूके पार्ट ऑफ ईयू ही तो था, तो ओवरनाइट सब कुछ नहीं बदला जाता है। तो ऑलमोस्ट 90-95% कानून एक से ही होंगे।
तो अगर आप यूके का मार्केट एक्सेस कर लोगे तो यूरोप इजी हो जाएगा, और अगर आपने यूएस मतलब यूरोप को क्रैक कर लिया तो फिर आपको यूएस और बाकी मार्केट्स को क्रैक करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको सीरियसली लें। और मुझे तो निवेदन है जो आपके दर्शक देख रहे हैं कि भैया इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, $700 बिलियन का वो दुनिया से ट्रेड करते हैं, हमारा सिर्फ 15 बिलियन है। और 15 बिलियन में भी जो 10 बिलियन है वो हैवी इंजीनियरिंग गुड्स है, इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, एयरक्राफ्ट अपना जहां से फ्यूल जाता है वो है। तो टेक्निकली 5 बिलियन के आसपास ही आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल गुड्स है, बाकी सब टेक्निकल इंजीनियरिंग गुड्स है, हैवी इंजीनियरिंग गुड्स है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन बिना मरे तो स्वर्ग नहीं मिलता सर, मेहनत तो करनी पड़ेगी।